अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात साले दो उर्दू अदब। यकीनन आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज का हमारा लेक्चर मियां मोहम्मद बख्श, जो कि पंजाबी के बहुत अजीम शायर, उनकी शायरी का तर्जुमा डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने किया। अशार की तशरीह हम कल पढ़ चुके। आज हम मियां मोहम्मद बख्श के कलाम की खसूसियात और मियां मोहम्मद बख्श की ज़िंदगी के हवाले से जो उनके स्वानही हालात हैं उन पे हम बात करेंगे। मियां मोहम्मद बख्श जो हैं ये पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ जो हैं रवायात पाई जाती हैं। 1830 भी कहा जाता है और बाज़ रवायात में 1840 भी कहा जाता है। मियां मोहम्मद बख्श की जो इब्तदाई तालीम है वो अपने वालिद साहिब से उन्होंने हासिल की है। अरबी फ़ारसी अदब से बेहतरीन अंदाज से रूशनास थे। कुरान पाक की तफसीर, हदीस और फ़िक़ह की तालीम हासिल की। आपने अपने मुर्शद के हुक्म पर कश्मीर का सफ़र पैदल किया और ये सही मायनों में अपने आप को अल्लाह की राह में गर्क कर देने वाले फ़कीर थे, दरवेश थे। आप फारिग वक्त में शेर भी कहते हैं। तबीयत भी बहुत रवानी थी और एक ही नशिस्त में 100 ताका शार कह लेते हैं। किस्सा सैफुल मलूक, बदीउल जमाल, किस्सा सखी खवास खान, किस्सा शाह मंसूर, शीरीं व फरहाद, मिर्ज़ा साहिबा, सोहनी महिवाल, हदायतुल मुस्लिमीन, तोहफ़ा रसूलिया, पंचगंज, तोहफ़ा मीरा, करामात गौस पाक, ये उनकी मशहूर किताबों में से चंद एक हैं। और इन सारी किताबों का बुनियादी जो मौजू है वो इखलाक है और तसव्वुफ़ का दर्स है। इश्क इलाही की तरफ ले जाने वाले इनमें बातें बयान की गई हैं, लेकिन तमाम किताबों में सैफुल मलूक ने सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। ये किस्सा है और किस्से की बुनियाद वो दास्तान है जो कदीम ज़माने से वादी काहान में नारान से चंद किलोमीटर के फासले पर झील सैफुल मलूक के बारे में मशहूर चली आ रही है। यहाँ पे मिस्र का शहजादा था सैफुल मलूक और परस्तान की खूबसूरत शहजादी बदीउल जमाल थी। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान है और इस दास्तान को मियां मोहम्मद बख्श ने अपने ज़ोर तख़य्युल, खूने जिगर और ज़ोर बयां से इसे अजीम पंजाबी मसनवी का रूप दे दिया है और ऐसी ये क्लासिकी दास्तान बन गई है जो कि गैर फ़नी है। और सैफुल मलूक में अगर हम देखें गौर से तो इसमें इश्क मजाजी के साथ साथ इश्क हकीकी ये दोनों ही रंग अपने उरूज पे नजर आते हैं। 1904 में इन्होंने वफात पाई है और खड़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी अल मरूफ दमड़ी वाला पीर के पास इन्हें दफन किया गया है। इनका उर्स जो है वो हर साल मनाया जाता है। इनके कलाम की खसूसियात की तरफ अगर हम आए तो रंग तसव्वुफ़ है इनकी शायरी में। मियां मोहम्मद बख्श, जैसा कि इब्तदा में ही मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि ये सूफ़ी पंजाबी शायर हैं, पंजाबी के सूफ़ी शायर हैं। चनाचे इनके कलाम में रंग तसव्वुफ़ बकसरत नज़र आता है और इसमें आप देखिएगा कि सिर्फ सैफुल मलूक जो इनकी है दास्तान, उसी में इन्होंने मंजिल इस्तगना के बारे में 32 अशार कहे हैं, मंजिल तौहीद के बारे में 29, मंजिल हैरत के बारे में 10 और फ़क्र के बारे में 29 अशार कहे हैं। और ये शायरी में बहुत खूबसूरत अंदाज जो कि किसी किसी को नसीब होता है, रमजिया अंदाज भी पाया जाता है। उनके कलाम की ये बहुत बड़ी खसूसियत है कि रमजिया अंदाज में बात करते हैं, रम से, कि बज़ाहिर वो लग रहा होता है कि इश्क मजाजी है लेकिन वो हकीकत में इश्क हकीकी की तरफ जा पहुंचता है। इसी तरीके से जैसे कि वो सैफुल मलूक में बयान करते हैं, जिस विच गुज्जी रम्स ना होवे दर्द मंदां दे हालो, बेहतर चुप मोहम्मद बख्शा चुप अजय नालों। आगे इश्क की अहमियत बयान करते हुए वो कहते हैं, अगर हम इश्क की अहमियत देखें तो मियां मोहम्मद बख्श के कलाम में इश्क की अहमियत पाई जाती है। वो अपने कलाम में इश्क की अहमियत पर जोर देते हैं
اور ان کے نزدیک عشق وہ جذبہ ہے جس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا، بلکہ وہ حیوان رہتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، جیسے لندر عشق نہ رچیا، کتے اوستھیں چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ معرفت کا رنگ بھی ان کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کو جب بیان کیا، وہ اس طریقے سے ایک دوسرے میں گھلے ملے نظر آتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیان کرنے والا معرفت کے کس درجے پہ فائز ہے۔ اخلاقیات کا درس موجود ہے، جس میں جیسے کہ کل ہم نے جب تشریح کی ہے، اس میں بھی باقاعدہ طور پہ اخلاقی لحاظ سے مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کم ذاتوں کی یاری سے کب فیض کسی نے پایا، کیکر پر انگور چڑھایا، ہر خوشہ زخمایا۔ یا اس کے علاوہ بری گھڑی میں کام آتی ہیں بس اچھوں کی یاری، ہر دم کھول نبھاتے ہیں انسان جو ہوں کرداری۔ الغرض ان کی شاعری میں سوز و گداز پایا جاتا ہے، جو کہ ان کی طبیعت کے اندر بھی موجود تھا، اور وہی چیز ان کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ ہمت اور حوصلے کا درس ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے، امید کا پیغام دیتے ہیں، آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مشکلات سے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمت نہ ہارو، آگے بڑھو، ہمت بالکل بھی مت ہارو، نہیں یہ صرف دلاسا، بھوکا مانگنے چلے تو ایک دن میں بھر جاتا ہے کاسا۔ اگر ہم غزل کو ہی دیکھیں، یعنی یہ تو اب تک ہم نے باتیں بیان کی کہ ان کی شاعری میں رنگ کیا پایا جاتا ہے، اور اگر ہم صحیح معنوں میں تغزل کا رنگ دیکھیں تو ان کی شاعری میں رنگ تغزل بڑا خوبصورت ہے، مطلع مقطع ہے، قافیہ ردیف ہے، عشق کے حوالے سے تشبیہات و استعارات کا بڑا خوبصورت استعمال ہے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال جو ہے ان کی شاعری میں بڑا خوبصورت رنگ نمایاں کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جادو دو نین کڑی دے وچ کجلے دی دھاری، صوفی ویک ہوون مستانے چھڈن شب بیداری۔ اسی طریقے سے میاں محمد بخش نے اپنے کلام میں مختلف شعراء کا ذکر بھی کیا ہے، ان سے پہلے آنے والے مختلف شعراء جن کا ذکر موجود تھا، انہوں نے ان کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ الغرض میاں محمد بخش کی شاعری اپنے اندر بڑے خوبصورت انداز رکھتی ہے، عارفانہ کلام ایسا ہے ان کا کہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ جو پوچھنا چاہیں، جو وضاحت طلب کرتے ہوں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی تفہیم طلب بات، حاضری کے بعد آپ ڈسکس کر لیجئے۔